चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है हमारी बाउंड्री कंडीशन। क्लियर? मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक बाउंड्री है, बाउंड्री के इधर एप्सिलॉन 2 है परमिटिविटी, बाउंड्री के इधर परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 है। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E2 और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है वो है E1। बेसिकली आपको E2 और E1 के बीच में रिलेशनशिप चाहिए अगर वो एक बाउंड्री को क्रॉस करके जा रहे हैं तो। क्लियर? चलिए, इस रिलेशनशिप को निकालने के लिए सबसे पहले हम एक कंसिडर कर लेते हैं, एक और मैं बाउंड्री यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। इस बाउंड्री पे मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स चूज़ कर रहा हूँ, A, B, C और D। A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे और D से A हम जाएंगे। क्लियर? तो हमने देखा जो एप्सिलॉन 2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और एप्सिलॉन 1 के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड E1। From the Maxwell equation, we know that closed integration of E dot dl should be equal to 0. Clear? तो चलिए, मैं पहले क्लोज इंटीग्रेशन मतलब A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D और D से लेके A में ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो मैंने जो उसकी लेंथ है वो मान ली लेंथ हो गई डेल W। क्लियर? लेंथ। और मैं टोटल हाइट ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, टोटल हाइट हो जाएगी डेल्टा H। क्लियर? मान लेता हूँ कि बाउंड्री जस्ट हाफ में काट रही है, तो नीचे जो है वो डेल्टा H बाई 2 है और ऊपर जो है वो भी डेल्टा H बाई 2 है। क्लियर? चलिए, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl करना है, तो मैंने लिखा A से लेके जब मैं B ट्रैवल करूँगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो होगी E2, क्योंकि हम नीचे हैं। तो यहाँ से यहाँ पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एप्सिलॉन 2 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। और dl मतलब dl की जगह मैं पूरी लेंथ ही ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन का साइन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो जाएगा E2 इंटू डेल W। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस डेल्टा H बाय 2 इंटू E2। आधा ही डिस्टेंस ट्रेवल करा है E2 में और आधा डिस्टेंस के लिए लिख दिया हमने डेल्टा H बाई 2 और कहाँ जा रहे हैं E2 में। प्लस बचा हुआ आधा क्या है, बाउंड्री चेंज हो गई, तो ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो E1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस डेल्टा H बाई 2 E1। क्लियर? अब हम इधर जा रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर आपने इधर पॉजिटिव वैल्यू को माना है तो इधर जो है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस E1 इंटू डेल W, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और लेंथ है डेल W। सिमिलरली हम अब नीचे आएंगे, जब इधर हम ऊपर जा रहे थे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिवली थी और जब हम नीचे आएंगे तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। माइनस E1 इंटू डेल्टा H बाई 2 माइनस E2 इंटू डेल्टा H बाई 2। तो ये पूरा E डॉट dl निकाल दिया एंड E डॉट dl मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पर एक कन्वेंशन लगा रहा हूँ मैं, एक अजम्पशन ले रहा हूँ डेल्टा H टेंडिंग टू 0। ये जो हाइट है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की ये 0 हो गई, हाइट 0 होगी तो दोनों लाइन सीधे सीधे सरफेस के कैसी हो जाएंगी, टेंजेंट। क्लियर? तो डेल्टा H बाई 2 कैंसिल, डेल्टा H बाई 2 कैंसिल, डेल्टा H टेंडिंग टू 0, डेल्टा H टेंडिंग टू 0, डेल्टा H टेंडिंग टू 0, सिर्फ ये और ये बच गया। दैट इज E2 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बच गया इनटू डेल W, माइनस E1 का भी टेंजेंशियल कंपोनेंट बच गया इनटू डेल W इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमको एक प्रूफ मिला कि जो E1 का जो E2 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो E1 के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर होगा। फिर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम, एक होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक होता है नॉर्मल कंपोनेंट। तो बाउंड्री के उधर और बाउंड्री के इधर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होते हैं। क्लियर? आप चाहें तो यहाँ से D भी कैलकुलेट कर सकते हैं। D का फॉर्मूला हो जाएगा D इज़ नथिंग बट D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E। क्लियर?
तो जो D1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जाएगा ε1 इंटू E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट, और D2 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जाएगा ε2 इंटू E2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ से आप dB निकाल सकते हैं। E सेम है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूस है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं नॉर्मल कंपोनेंट्स के बारे में। तो फिर से एक बाउंड्री लेता हूँ, नॉर्मल कंपोनेंट निकालना चाहता हूँ, इसलिए सरफेस पे मैंने मान लिया एक सिलेंडर। इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया मैंने मान लिया वो हो गया डेल्टा एस। क्लियर? चलिए इसको प्रूव करने के लिए या इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने एक और मैक्सवेल्स इक्वेशन का यूज़ करा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस, क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं रो एस इंटू डेल एस। रो एस क्या है, हम ऐसा मान लेते हैं कि सरफेस के ऊपर चार्जेस रखे हुए हैं। क्लियर? सरफेस पे क्या रखें, चार्जेस। तो रो एस क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको इस एरिया से कैंसिल कर देंगे तो ये पूरा चार्ज हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में से मैं डी कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू रो एस इंटू डेल एस। डी एस का इंटीग्रेशन फिर से डेल एस, क्योंकि सरफेस एरिया हमको गिवन है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, डेल एस है। तो डी इंटू डेल एस इज इक्वल्स टू रो एस इंटू डेल एस। पर डी जो है वो होता है फ्लक्स, डी का कंपोनेंट एक ऐसा जा रहा है और डी का कंपोनेंट ऐसा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने इसकी विड्थ बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो कर दी है या हाइट टेंडिंग टू जीरो कर दी है, हाइट टेंडिंग टू जीरो कर दी है, तो फ्लक्स एक बार सीधे सीधे ऊपर से बाहर निकलेगा और एक बार यहाँ पे, और दोनों ही सरफेस के नॉर्मल होंगे। तो अगर ऊपर जाने वाला कंपोनेंट मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो dn1 माइनस dn2, अगर ऊपर जाने वाला कंपोनेंट पॉजिटिव है तो नीचे वाला कंपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव। तो dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू रो एस। और अगर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी 0। इसका मतलब है कि dn1 इज इक्वल टू dn2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है E1t शुड बी इक्वल टू E2t, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के जो नॉर्मल कंपोनेंट है dn1 इक्वल्स टू dn2, ये दोनों बराबर रहेंगे। पर कब बराबर रहेंगे, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा सरफेस पे। क्लियर? नहीं तो ये रो एस के बराबर होंगे। क्लियर? चलिए अब क्योंकि हम ये दोनों क्वांटिटीज़ निकाल चुके हैं, हम देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर एक बाउंड्री अज्यूम कर रहा हूँ। इस बाउंड्री में ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और ये रहा एक नॉर्मल, और ये मान लेता हूँ दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी, एक उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो मैं उसको ऐसा बोल देता हूँ, इज़ नथिंग बट E2t, और उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट जो कि ऐसा जाएगा, दिस इज़ E2n। क्लियर? सिमिलरली E1 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट E1t, और दूसरा होगा नॉर्मल कंपोनेंट जो कि ऊपर जाएगा, वो हो जाएगा आपका E1n। क्लियर? मान लेता हूँ कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। क्लियर? तो ऊपर वाले नॉर्मल के साथ मैं बोल देता हूँ θ1 बन रहा है, और नीचे वाले नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, θ2। क्लियर? एज वी नो दैट द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल। क्लियर? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो दोनों तरफ कैसे होंगे, इक्वल। तो इस E2 का टेंजेंशियल कंपोनेंट में देखना चाहता हूँ क्या है, तो जिसके साथ ये एंगल बन रहा है, आप देखिए जिसके साथ में नॉर्मल के साथ में एंगल बन रहा है तो ये कॉस वाला होगा, और जो अपोजिट एंगल ये बनाएगा
वो होगा साइन वाला। क्लियर? तो अगर आप ये देखें, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो इसके साथ में जाएगा ये एक देगा एंगल ऐसा कॉस वाला, और ये एक एंगल देगा साइन वाला। क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो θ2 के साथ में जो कंपोनेंट बना है वो है आपका E2 साइन θ2। क्लियर? E2 साइन θ2 टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट देखें तो दो पार्ट में जाएगा, एक पार्ट ऐसा होगा और एक पार्ट ऐसा होगा। तो जिसके साथ में जा रहा है थीटा वो कॉस वाला होता है, और जिसके साथ में थीटा नहीं जाता वो साइन वाला होता है। दैट इज जो आपको मिलेगा वो होगा E1 साइन θ1। सिमिलरली अब मैं निकालना चाहता हूँ नॉर्मल कंपोनेंट्स, D के नॉर्मल कंपोनेंट। तो अगर मेरे को D को ब्रेक करना है तो ये जो ऊपर में कॉस में गया वो तो टेंजेंशियल हो गया, जो नीचे साइन में जाएगा वो कैसा होगा? नॉर्मल कंपोनेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ D2 cos θ2 is equals to D1 cos θ1, क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट कैसा ब्रेक होगा? ऐसा, और D के जो नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं वो दोनों तरफ बराबर होते हैं। क्लियर? D को हम कैसे लिख सकते हैं? D को आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू E। तो D2 हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 2 इंटू E2, और D1 हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 1 इंटू E1। अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो E2 से E2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, टेन θ2 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू टेन θ1 अपॉन एप्सिलॉन 1। क्लियर? इसको आप जैसे भी लिख सकते हैं, टेन θ2 अपॉन टेन θ1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक यू।